अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? आई होपफुली खैरियत से होंगे। तो यूसुफ मुगल आज फिर आप लोगों के साथ है एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट विच आई ब्रिंग फॉर यू स्पेशली विद हसन तलाल सईद, द CEO ऑफ मकीन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में करा देता हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग विद मकीन मार्केटिंग सिंस 1 year and my experience is really good with this company and especially with my boss हसन तलाल सईद। तो आपको लेके चलता हूँ हसन तलाल साई की तरफ एंड उनसे कुछ सवालात करते हैं विच इज़ गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट फॉर योर फ्यूचर, फॉर द इन्वेस्टमेंट। जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं रियल इस्टेट को अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने गोल्स के हवाले से, विजन के हवाले से, तो उनके लिए भी जो है ना वो कुछ सवालात जो है ना वो हसन तलाल साई से करेंगे और उनके जवाब आपको एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करेंगे कि अगर कोई भी जो है वो ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो किस माइंड सेट जो ज्वाइन करे और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इस्लामाबाद के रियल इस्टेट के हवाले से और फ्यूचर्स के हवाले से। तो आपको लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच आज पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। और जहाँ तक आपका सवाल है इसका डिफ़िकल्टीज़ का और ज्वाइनिंग का, रियल इस्टेट बड़े अरसे से कह लें स्टडी करता आया हूँ और जहाँ तक हमने चीज़ों को मॉनिटर किया, देखा, ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, रियल इस्टेट जैसी फील्ड कोई नहीं है। जहाँ तक हम स्पेशली जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, जहाँ पे रियल इस्टेट को ग्रोथ देखें, तो अगर आप अब्रॉड कंसिडर करें तो वहाँ पे अब्रॉड परसेंटेज उस परसेंटेज से ग्रोथ नहीं है रियल इस्टेट की जहाँ पे जितनी एज़ कम्पेयर टू इन पाकिस्तान। उसके डिफरेंट वजूहत हैं, इंडस्ट्री की वजूहत हैं, टेक्निकलिटीज़ की वजूहत हैं। एज़ यू ऑल पीपल नो कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में जो मुश्किलात होती हैं वो इंडस्ट्री के लिए, टेक्निकल चीज़ों के लिए, प्रोडक्शन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो सबसे आसान काम जो रह जाता है मैं कहूँ तो वो रियल इस्टेट रह जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ना तो प्रोडक्शन है ना टेक्निकलिटीज़ हैं और बहुत से लोग जो है वो आसानी से रियल इस्टेट ज्वाइन कर सकते हैं और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से भी मैंने देखा कि लोगों का रुझान रियल इस्टेट में ज़्यादा है। मेरी जहाँ तक सवाल है तो मेरा कह लें कुछ थोड़ा फोर फादर्स का बिज़नेस भी रियल इस्टेट रहा है, तो उस लिहाज से आई एम लकी कि मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से, बल्कि काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला। उसके बाद देन आई हैव डन BBA मार्केटिंग और उसके बाद मैंने MBA मार्केटिंग किया और मेरी जो फील्ड थी मैंने उसको जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रियल इस्टेट थे उसको कोशिश की कि हम डिजिटली चेंज कर सकें और लोगों को रियल इस्टेट का एक नया वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकें। उसके ऊपर मैंने काम किया। और पहली डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो पहली डिफ़िकल्टी ये आई कि ख़ानदान वालों में से सुनने को मिला कि जी बच्चा पढ़ लिख के डीलर बन गया, तो वो एक अजीब सी बात थी। तो मैं भी एट दैट टाइम जब मैं फील्ड चूज़ कर रहा था तो बहुत से मेरे दोस्त थे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज़ के नाम थे, उनके साथ वो ज्वाइन कर रहे थे। कोई कह लें कि एयरलाइन, अच्छी एयरलाइन को ज्वाइन कर रहे थे, तो मैं अपने आप को देखता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इंशाल्लाह हम इसको चेंज करेंगे और न्यू मेथड्स ऑफ रियल इस्टेट जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लोग हमारी इंशाल्लाह मिसाल देंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे 3rd ईयर है मकीन को बनाए हुए और लोग हमारी मिसाल देते हैं। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि हमने रियल इस्टेट को चेंज किया और इसको एक ट्रेडिशनल मेथड्स के से हट के न्यू वे में मुतारिफ़ कराया। उसमें न्यू वे में यही था, हमने सिंपल सी को बहुत मुश्किल अप्रोच नहीं थी, सिंपल अप्रोच रखी एक हमने कि जो हमारी पुरानी पंजाबी कहावत होती है, उर्दू कहावत होती है, जिसका काम उसी को साझे। तो हमने उस चीज़ पे गौर किया और हमने कहा कि यार अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो फॉर HR ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए आपके पास, डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का काम है, ऑपरेशंस का काम है, फाइनेंस का काम है, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए आपके पास। और एक और चीज़ जो हमने MBA मार्केटिंग करके मुझे समझ आई तो दैट वाज कि मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं है, सेल्स और मार्केटिंग 2 अलग चीज़ें हैं और एक अलग अलग दोनों फील्ड्स हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हमने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के डिपार्टमेंट्स अलग बनाया और इसी तरह फिर हमने सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया। तो हमारा बेसिक एम मकीन बनाने का ये था कि हमारा मकीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जिसके ऊपर क्लाइंट्स जो अपनी क्वेरीज जो है वो ड्रॉप करते हैं और हम उनको क्वेरीज को हमारा सेल्स डिपार्टमेंट और जो हमारे रियल इस्टेट एक्सपर्ट्स हैं उसको आंसर कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को बनाया। डिफ़िकल्टीज़ मैंने बताया, जिस तरह हमने घर से पहले डिफ़िकल्टीज़ देखी। फिर आप जब फील्ड में आ जाते हैं
तो जैसे फील्ड में आप आते हैं तो बड़े मगरमच्छ बिजनेस टाइकॉन्स बैठे होते हैं जो बहुत अरसे से पुराना काम कर रहे होते हैं, तो नए आने वाले फ्रेश एंड ग्रेजुएट को या एक एंटरप्रेन्योर को उस तरह जगह नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता ऑपरेट करने के लिए मार्केट में फ्रीली काम करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें हुई, लेकिन यह है कि आई रिमेन कंसिस्टेंट और उनका मुकाबला किया, और जस्ट यह है कि इस चीज़ पे फोकस किया कि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ जो अपनी टीम बिल्डिंग है उस पर काम करेंगे और अपनी टीम के साथ साथ टीम को ग्रो करवाएंगे। तो 2-3 चीज़ें जिनमें मैंने काम किया और अल्लाह ने काफ़ी उस पर हेल्प की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में इसमें सक्सीड हुए मकीन बनाने में। तब इसका मतलब कि आपको डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ज़्यादा फेस आउट हुई होंगी, क्योंकि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का है, ऑब्वियसली सी बात है आपसे तो बहुत कम है, लेकिन मैंने जो एक रियल एस्टेट में जो देखा है, जो आपको एक वाला वो जो पॉइंट था, जो बड़े जो शार्क्स होती हैं और उनसे जो आपको लड़ना होता है, एंड दिस इज़ नॉर्मल इन एवरी ईच फील्ड, आपको कंपटीशन से आगे ही बढ़ना होता है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि आपकी इस बात से जो है ना मुझे एक मोटिवेशन भी मिली है कि अगर मैं अभी इस बात पे जो है ना वो डीमोटिवेट कहीं ना कहीं हालात को हो रहा था, या मेरी जो है ना वो अगर कहीं मुझे प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है, तो इससे जो है मुझे मोटिवेशन भी मिली है कि कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट, ठीक है। आपको उससे जो है वो आपको इटसेल्फ आप मजबूत भी हो जाते हो, ठीक है, मजबूत माइंडसेट भी हो जाता है, फिजिक्स भी आपका मजबूत हो जाती है, और आपकी जो है वो आगे लड़ने की आपकी और ताकत और सीखने की जो है ना वो आपकी लेवल बढ़ जाती है। तो जो मैंने आपके पॉइंट से जो है ना वो एक चीज़ निकाली है, तो दिस इज़ वेरी ऑसम। अच्छा हसन भाई, दूसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो न्यू जनरेशन जो आ रही है, ठीक है, न्यू जनरेशन जो आ रही है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ठीक है, जो अभी पढ़ लिख के निकल रहे हैं फ्रेशी, एंड दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली इन पाकिस्तान। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ जो जहाँ तक मेरी स्टूडेंट से जो है ना वो बात होती है, या फ्रेंड से बात होती है, या रिलेटिव से बात होती है, तो दे आर स्टिल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार विच फील्ड वी हैव टू ज्वाइन, और वो ज्वाइन करते भी हैं, लेकिन एक उनको माइंडसेट मिल जाएगा कि रियल एस्टेट, ओके, अगर यूसुफ से कोई मोटिवेट होता है या माई सेल्फ से या आपसे कोई मोटिवेट होता है, ठीक है, तो वो उसको एक माइंडसेट मिल जाएगा कि अगर मैं इस बंदे से मोटिवेट हो रहा हूँ, इफ़ आई वांट टू जॉइन द रियल एस्टेट, इफ़ आई वांट टू जॉइन द मकीन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद, तो किस माइंडसेट से वो ज्वाइन करे। देखें, पहली तो बात ये है कि जब आपने बात की है कि न्यू लोग, न्यू जनरेशन जो आ रही है, फील्ड चूज़ करने में उनको प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें। तो एक तो ये है कि मैं यूसुफ हर किसी को रिकमेंड नहीं करता कि हर कोई रियल एस्टेट ज्वाइन करे। उसमें एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फार्मूला है कि जिस काम में करने में उनको टाइम का पता नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजरा है, वो उनकी फील्ड है, वो उस चीज़ को पहचाने, वो अपने आप को पहचाने कि वो किस फील्ड के लिए बने हैं, और जिस काम को करने में वो एंजॉय करते हैं वो वही काम करें, ठीक है। उसको उसमें ज़्यादा आप फार्मूलाज ना लगाएं, ठीक है, और ज़्यादा रिसर्च मेरे ख्याल से करनी चाहिए, ज़रूर रिसर्च करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना करें कि माइंडसेट, बिल्कुल जो काम करने में आपको टाइम का पता नहीं चल रहा, दिस इज़ योर फील्ड, और आप उस फील्ड में मास्टर बन जाएं, ठीक है, तो वो आप उसी फील्ड को आप परसू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उसमें मास्टर बन सकते हैं जिसमें जो फील्ड में आपका अपना इंटरेस्ट हो। तो अपने आप को पहचाने कि आप किस लिए बने हैं। अगर आपका ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पर बैठ के आपका टाइम का पता नहीं चलता और आप टाइम स्पेंड कर जाते हैं कंप्यूटर पर, तो इट्स मीन कि आपको सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो जॉब्स हैं उस तरफ जा सकते हैं, स्टॉक्स की शेयरिंग वगैरह पे भी है, जा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं मिलने जुलने वाला बंदा हूँ, मेरा टाइम लोगों से मिलने में मुझे अच्छा लगता है, मेरा टाइम स्पेंड जो है वो लोगों के साथ गपशप में होता है, मुझे नए लोगों के मिलने का शौक है, देन यू आर सोशलाइज पर्सन, और सोशलाइज पर्सन जो है रियल एस्टेट के लिए अच्छा बंदा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो एक कंप्यूटर पे बैठने का जो जॉब पे है या जिसको बुक रीडिंग की शौक है। तो वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपकी बात से अगर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, तो इट मीन्स कि इसको थोड़ा सा और ईजी करके अगर मैं व्यूअर्स को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि मतलब फिजिकली मीटिंग्स जो डिफरेंटली लोगों से करना पसंद करते हैं, जैसे ट्रैवल वाले लोग होते हैं ऐसे, तो डिफरेंटली जो है ना वो मीटिंग्स करना पसंद करते हैं, तो वो रियल एस्टेट ज्वाइन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिसको लैपटॉप पे बैठने का शौक है तो फिर वो लैपटॉप पे सारी ज़िंदगी बैठा रहे। हाँ, वो उसकी और फील्ड हो सकती है। लैपटॉप वाली जो फील्ड है, ये जो लोग बैठे हैं वो भी रियल एस्टेट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटर, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, वो उस चीज़ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट सेल्स की बात करें, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट
एस्टेट आपने ज्वाइन करना है तो आप सेल्स की तरफ आए, अर्निंग सेल्स में है। रियल एस्टेट में बाकी जॉब जैसे बाकी जगहों पे जॉब्स हैं, तो अगर एक बंदा उस तरह की चीज़ में जाता है तो वो जॉब कर रहा है, तो जॉब से नहीं करना चाहता और अच्छी अर्निंग करना चाहता है तो रियल एस्टेट में आना चाहता है प्रॉपरली, तो वो सेल्स में आएगा। तो सेल्स के लिए आप सेल्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सेल्स के लिए बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट में अच्छा, रियल एस्टेट में सर मेरे डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं? देखिए रियल एस्टेट में आजकल तो माशाल्लाह सारे डिपार्टमेंट है, जो चीज़ें आप मैनेजमेंट साइंसेस में पढ़ते हो सब बिल्कुल बिल्कुल सर एग्जैक्टली सेम। अल्हम्दुलिल्लाह HR भी मिलेगा आपको ह्यूमन रिसोर्स भी मिलेगा, आपको अकाउंट्स भी मिलेगा, आपको फाइनेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें देन आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग मिलेगी, देन आपको वेबसाइट्स वगैरह के IT डेवलपर वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, देन CRM तक आजकल लोग इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो जो आप सोच सकते हैं वो आपको सारी चीज़ें रियल एस्टेट में मिलेगी। सही। तो इट मीन्स कि अगर कोई भी ग्रेजुएट बंदा होता है तो उसको अगर फील्ड चूज करनी हो तो रियल एस्टेट में उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसे हैं। इट्स नॉट ओनली द सेल्स डिपार्टमेंट, बिल्कुल, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो कोर वैल्यू है, डेफिनेटली। ठीक हो गया। अच्छा हसन भाई, दूसरा सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान, रियल एस्टेट, ठीक है, ट्रस्ट लेवल, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है कि इन्वेस्टर अगर कोई इन्वेस्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट पे तो वो सबसे पहले अपने दिमाग में जो रखता है वो प्रॉफिट मार्जिन रखता है, ठीक है। अब उसको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है, या तो घर बनाने के लिए या तो घर बनाने के बाद बेचने के लिए, ठीक है। अगर वो 3 साल के बाद भी घर बेचता है या 2 साल के बाद भी घर बेचता है, तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में RDA सेक्टर और CDA सेक्टर में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स दोनों बताइएगा। देखें, पहली तो बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं तो मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म में लोगों को बेनिफिट्स देते हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ रियल एस्टेट में नहीं है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे, बहुत शॉर्ट टर्म, जिसको आप शॉर्ट टर्म कहते हैं कि लोगों ने आजकल के रियल एस्टेट के नए नाम नेहाद कुछ लोगों ने, जो नए लोग आए हुए हैं, वो समटाइम्स आप लोगों को अपने पास से कह लें कि फ़ेक प्रॉफिट्स दे के उनको बताते हैं कि जी ये तो हमने आपकी जो आपने हमें पैसा दिया था उससे हमने 1 मंथ में आपको ये प्रॉफिट दे दिया है। तो बेसिकली वो फेक होता है और आर्टिफिशियल होता है, और वो जस्ट इसलिए होता है वो लोगों से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ़ेक इसलिए होता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि फ़ेक इस तरह होता है कि लोगों को उन्होंने जो उनकी पेमेंट होती है उसके ऊपर एक फ़ेक प्रॉफिट दे के, फेक आर्टिफिशियल प्रॉफिट दे के लोगों से अगली इन्वेस्टमेंट लेनी होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कर रहे होते हैं। तो अब उसकी वजह से होता ये है कि जो हम एक्चुअल काम कर रहे हैं और हम जब मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है जी फ़लानी कंपनी को या फ़ला बंदे को हमने इन्वेस्टमेंट दी थी और उसने तो हमें 1 मंथ में रिटर्न दे दिया था, जबकि आप हमारे साथ जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए 6 मंथ्स कमिट कर रहे हैं, ये 6 मंथ्स को आप शॉर्ट टर्म कह रहे हैं, हमें तो शॉर्ट टर्म का मतलब 1 महीना पता है। तो मैं जस्ट वो गाइड करना चाह रहा हूँ कि वो 1 टाइम होता है, ठीक है, 1 टाइम होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके 1 टाइम, उसके बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ट्रस्ट लेवल ही उनका डाउन हो जाता है। ट्रस्ट लेवल उनका डाउन हो जाता है। और मैं बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि आपका जो शॉर्ट टर्म है उसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म को 6 मंथ तक रखें अगर आप वाकई किसी चीज़ से फ़ायदा लेना चाहते हैं। वो जो आपने माइंड में हमारे रियल एस्टेट में या इन्वेस्टमेंट के माइंड में लोगों का आ गया ना कि 1 महीने में यहाँ पे कुछ हो जाएगा, तो 1 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 महीने में हो, यहाँ पे भी चीज़ों को टाइम लगता है। तो मैं एक ये चीज़ पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। और क्योंकि अब्रॉड लोगों को पता होता है, बाहर के मुल्कों में आप बात करें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उनको पता होता है कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मैंने जैसा कि बताया कि क्योंकि लोग फेक आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स देते हैं और उसकी वजह से ऐसे लोगों को लगता है कि 1 मंथ, वो आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं लोगों से अगली इन्वेस्टमेंट लेने के लिए और लोग 100 तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप किसी अच्छे मुस्तनद इदारा जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, मार्केटिंग कंपनी है, जो भी हमारे गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उधर से रजिस्टर्ड हो, उनके साथ सिर्फ काम करें। आप हर बंदे को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और लालच में ना जाएं, ठीक है, लालच में ना जाए। हम जब किसी को कह रहे होते हैं कि 6 मंथ, तो कह रहा होता है यार वो तो कंपनी हमें 1 मंथ में कमिट कर रही है, तो आप 6 मंथ में, आप 3 मंथ्स में कमिट कर रहे हैं, 6 मंथ में कमिट कर रहे हैं, तो उनके क्या मकासद हैं वी डोंट नो। लेकिन हमें ये पता कि हम क्या दे रहे हैं और उस पर क्या प्रॉफिट्स आ सकते हैं। तो हम मार्केट की पल्स देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं और हम एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा लोगों को मैं इन्वेस्टमेंट पे कहता हूँ थोड़ा सा गौर किया करें कंपनी के ऊपर जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके। तो इट मीन्स कि इसका ओवरऑल में अगर एक पॉइंट निकालूँ तो
एक ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म भी करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म भी करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन अपनी ठीक रखें। हसन भाई देखिए ना, शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता भी है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस तो खत्म हो जाती होंगी। अब वो एक्सपेक्टेशंस तो यही रखता होगा ना कि वो 6 महीने का अगर इसने किसी ने उसको ट्रस्ट उसको कमिट किया है, ठीक है, कमिटमेंट की है 6 महीने की, और वो 6 महीने में कमिटमेंट उसको ना मिली हो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आप ये करने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे वो इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा सब्र रखे और तहम्मुल रखे, और प्रॉफिट मार्जिन उसको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक आध प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल दे दें, जैसे कि आपको पता हो कि कोई एक आध प्रोजेक्ट हो। देखिए मैं एक चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन मैंने लोगों को बताई है, वो 1 महीना 1.5 महीना नहीं होती, वो मिनिमम 6 मंथ होती है। करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और लोग उसे फ़ायदा उठाते हैं, उसमें करें। हाँ, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फ़ायदा ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में आपको क्या है, आपको 20-50 हज़ार का फ़ायदा हो रहा हो, लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। लॉन्ग टर्म में वो आपका 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म पे 20-50 हज़ार लाख रुपया लेके वाइंड अप कर रहे होते हैं। हालांकि फ़ायदा उसको ही होता है जो लॉन्ग टर्म में चीज़ को होल्ड करता है, मैच्योर करता है और उसको प्रॉपर बेनिफिट लेता है। तो प्रेफरेंस वही है लॉन्ग टर्म की तरफ। और जहाँ तक आपने इसके अलावा मुझसे सवाल किया था कि किन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए, आरडीए की तरफ जाना चाहिए, सीडीए की तरफ जाना चाहिए, और इवन एलडीए की तरफ जाना चाहिए, तो मैं उस पर यही आंसर करूँगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऑनर और डेवलपर्स को देखें, उसकी लीगैलिटीज़ को देखें, और फाइनल चीज़ होती है एनओसी, उसके पास एनओसी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर एनओसी उसके है, उसकी चीज़ें पूरी हैं, लीगैलिटीज़ पूरी हैं, ऑनर और डेवलपर का अच्छा ग्रुप है और उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, ठीक है, तो चाहे वो आरडीए में, एलडीए में या सीडीए में, फिर मैटर नहीं करता, फिर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सीडीए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कैपिटल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका जो बायर होता है वो पूरी दुनिया बायर होती है, पूरा पाकिस्तान बायर होता है, क्योंकि इट्स कैपिटल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कोई भी आप इस्लामाबाद, तो वो सीडीए में आता है, तो उसमें आपको ज़रा बायर्स ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एलडीए। लाहौर में वही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आसपास के एरियाज़ में हैं, बाकी लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें इस्लामाबाद के, तो लोग ज़्यादा इस्लामाबाद को प्रेफर करेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद को अगर प्रेफर करते हैं तो इस्लामाबाद को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो इस्लामाबाद जो है कैपिटल सिटी है ऑफ पाकिस्तान। यस, कैपिटल सिटी का किसी भी आप देखें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में देख लें तो आपको ज़्यादातर कैपिटल सिटी का ही पता होता है, बाकी दुनिया के बाकी कंट्रीज़, बाकी आपके जो सिटीज़ हैं इतना नहीं पता होता। तो कैपिटल का बायर हर कोई होता है, तो कैपिटल इसलिए थोड़ा सा प्रेफर होता है। हसन भाई, रावलपिंडी आरडीए सेक्टर जो है, आरडीए सेक्टर भी तो इस्लामाबाद से कनेक्ट है। यस मेरे ख्याल से शायद अगर ओल्ड उसमें जाए 90s में जाए, ज़्यादा पुराना नहीं, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहले एक था शायद, ऐसे तो बाद में जाके सेपरेट हुआ है। उसको ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, तो ट्विन सिटी कहा जाता है, तो आरडीए और सीडीए 19-20 कह लें, लेकिन कैपिटल इज़ कैपिटल फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि सीडीए की देखें, इस्लामाबाद वाहिद शहर है जो पूरा बाकायदा एक मनसूबाबंदी से बनाया गया है, ठीक है, उसमें रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है, इवन के इधर के जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, और वो फ्यूचर प्लान किया गया, जस्ट लाइक इस्लामाबाद एक्सप्रेस है, तो 5 लेन है, 5 लेन राइट नाउ हैं एक्सप्रेस वे की, और उसके अलावा तकरीबन अप टू आप कह लें 20 लेन्स ईच साइड पे एक्सटेंडेबल ज़मीन मौजूद है जो छोड़ के बनाया गया है। तो ये खूबसूरती है इसकी कि प्रॉपर मनसूबाबंदी से बनाया है, इसलिए मैं इस्लामाबाद कहता हूँ। बाकी रावलपिंडी भी इसके साथ जुड़वा शहर है, ट्विन सिटीज़ है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन स्टिल वी हैव ऑप्शंस इन रावलपिंडी। एक और सवाल मैं करता हूँ, दोनों को एक साथ बताइएगा। लास्ट अभी रिसेंटली आपका दुबई विजिट हुआ, ठीक है, तो माशाल्लाह से आप दुबई 1 हफ्ते के लिए गए थे, मेरे ख्याल से 1 वीक का विजिट था आपका। तो 1 वीक के जो दुबई की जो रियल एस्टेट की जो वहाँ पे जो आपने एक चीज़ देखा, वहाँ पे एक्टिविटी की है, जो कि आप लोगों का जो वो था, आप गए थे वहाँ पे, जो है आपने एनवायरनमेंट देखा, फिर आप आए, एक माइंडसेट, ऑब्वियसली सी बात है कि एक चेंज माइंडसेट लेके आए होंगे, एंड कंपेयर टू प्रीवियस जब दुबई से जाने से पहले और दुबई के जाने के बाद, तो एक माइंडसेट के एक डिफरेंस तो आया होगा। अब आप डिफरेंट तरीके से देख रहे होंगे रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट फ्यूचर को, अपनी मनी मार्केटिंग को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, रियल एस्टेट को कहाँ पे देख रहे हैं, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को कहाँ पे देख रहे हैं, और वो पहले का भी बताइएगा और अभी का भी बताइएगा, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले। करें ना, तो दुबई में ये है कि दुबई का रियल इस्टेट
एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी डिफरेंट है। उसकी पहली वजह यह कि दुबई में जो दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दुबई में स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट एक सऊदीया भी होगा, यूएस का भी बंदा होगा, यूएस नेशनल भी होगा, यूके नेशनल भी होगा, कैनेडियन भी होगा, और डिफरेंट जो भी आप कह लें कि आपको इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी बेसिक वजह है कि वहाँ पर फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो एक वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानीज़ कर रहे होते हैं, एंड देन वी हैव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हमारे पास बाकी चीज़ें भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह एक आम बंदा भी दुबई में उठ के कोई भी परचेजिंग कर लेता है, इसलिए इस तरह किसी और मुल्क का बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा। यस, डिफरेंस, बिग डिफरेंस है। और दूसरी, जैसे मैंने आपको बात बताई कि वहाँ पे फैसिलिटेशन ज़्यादा है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंटली बात है कि दुबई में लीजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिंग का। जो बैंक्स हैं वो फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और फाइनेंसिंग मेथड्स बहुत इजी हैं कि आप इजीली वहाँ पे कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चीज़ ख़रीद सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फाइनेंसिंग या लीजिंग के वो फैसिलिटेशंस अवेलेबल नहीं है जो दुबई में लोगों के पास अवेलेबल है। तो एक ये बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में और दुबई में। थर्डली मैं देखूँ तो जैसे कि मैंने बताया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने बहुत बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स किए हैं, बिग टावर्स किए हैं, बनाए हुए हैं दुबई में, सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो वो सारे तभी पॉसिबल है जब आपके पास पूरी दुनिया का क्लाइंट हो, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का क्लाइंट हो। तो क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, एक एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते रहते हैं, हम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, खुद भी अपने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वी नो कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कि आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड है। और समटाइम जो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एक बंदे की बस की बात नहीं होती है, तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दुनिया के डिफरेंट कंट्री से मिल सकती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में मिले। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, बिल्कुल। बाकी अगर मकीन को देखें और दुबई को देखें तो डेफिनेटली हमने भी सोचा इंशाल्लाह हम दुबई को, रियल एस्टेट मार्केट को भी टच करेंगे, और वहाँ पर हम पहली कोशिश हमारी ये कि जो हमारी अपनी स्ट्रेटजी है वो इंशाल्लाह कि हम पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स जो हैं वही दुबई में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इन्हीं को मार्केट करेंगे फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और कोशिश करेंगे कि हम इन्वेस्टर्स को, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी बता सकें कि इन्वेस्टमेंट में कितने अच्छे जो हैं वो रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि दुबई में एक चीज़ दिखेगी है कि जो डिमांड सप्लाई का डिफरेंस है वो दुबई में है। दुबई में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड उस लिहाज से कम है, तो उस वजह से अब हम देख रहे हैं कि दुबई में भी काफ़ी इवन अपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी टावर्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं। तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है। राइट नाउ भी देखी जाए तो पाकिस्तान में 10 लाख घरों की डिमांड राइट नाउ भी मौजूद है, लेकिन वो चूँकि पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस और स्टेबिलिटी की वजह से इस तरह फ़ॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं ला रहा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम दुबई के में फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की तरफ इनकरेज करें कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये है कि अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि पाकिस्तान से, अपने मुल्क से हर कोई मोहब्बत करता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दुबई से भी आगे जाके जो है ना एक फ्यूचरिस्टिक कंट्री बने। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 25-30 साल ऑब्वियसली सी बात है उनसे पीछे हैं, हम उनसे पीछे हैं। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं उनका। देखें, एक चीज़ है दुबई, इसमें जो है वो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ भाई, इसके बाद दोबारा अपनी बात कंप्लीट करने के बाद ये भी चीज़ बताइएगा कि अगर पाकिस्तान को कितनी तेज़ी के साथ और किस पॉइंटर्स पे जो है ना वो रियल एस्टेट को वर्क करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो और वहाँ तक अनकरीब, मतलब करीब करीब जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक एक पहुँच जाए पाकिस्तान के, भाई डेवलपमेंट कंट्री बन जाए, कि हमारे आगे आने वाली नस्लों को या न्यू जनरेशन जो रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाह रही है उनको क्या देखने को मिलेगा। और वो आपका सवाल भी जो है ना वो वहाँ पे ज्वाइन हो गया कि वो जिस माइंडसेट से एक ज्वाइन कर रहे हैं रियल एस्टेट, तो वो उनको जब पता होगा ना कि फ्यूचर यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का जा रहा है और रियल एस्टेट का फ्यूचर, रियल एस्टेट का हमारे जो सीनियर्स हैं और हमारे जो बॉसेस हैं वो रियल एस्टेट का फ्यूचर वहाँ पे देख रहे हैं, तो वैसे बात है कि वो उसी माइंडसेट से, उसी एग्रेशन से, उसी एनर्जी से जो है ना फिर वो काम करेंगे कि उनको पता होगा कि हम जो है ना वो किस फ्यूचर में जाने वाले हैं। देखें, जहाँ तक अपने फ्यूचर की बात की तो मैं यहाँ पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देखते हैं रियल एस्टेट को। देखें, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए। हम एज अ बिज़नेसमैन हमेशा गवर्नमेंट से अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आप स्टेबिलिटी हमें दे दें तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है।
हालात मुश्किल नहीं है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, हम दुबई को कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी स्टेबिलिटी चाहिए, हमें मुल्क चलता हुआ चाहिए, ठीक है। तो चलता हुआ मुल्क दे दें तो मेरे ख्याल से हमें जो 20-25 साल का टाइम है ये हमें कम टाइम लगेगा। बाकी सब चीज़ें हैं, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव अच्छे लोग हैं हमारे पास, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, अच्छे डेवलपर्स हैं हमारे पास, दुनिया से लोग हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है रियल इस्टेट में जो ग्रोथ जो बाकी कंट्रीज़ में कंपेयर करें तो पाकिस्तान में जैसी ग्रोथ है रियल एस्टेट की वैसे कहीं पे भी नहीं है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI की बात की जाए तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि स्टेबिलिटी दें और इंशाल्लाह जो रिटर्न्स ROI जो लोगों को पाकिस्तान से मिलेगा और फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान से मिलेगा वो आई कैन बैट के वो कहीं उससे और इनको नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में जो है वो आपको कहाँ पे जो है ना रियल एस्टेट जा रही है और आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं एंड स्पेशली जो है वो आई होपफुली कि इस पॉडकास्ट से जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड जो है ना वो चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल टॉक होगी आपके लिए, बेनिफिशियल डिस्कशन होगी आपके लिए, जो कि आपके फ्यूचर के हवाले से और आपकी करंट रिसेंट लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो यूसुफ यार मुगल को दीजिए इजाज़त, ठीक है, और हसन साहब से भी इजाज़त लेते हैं, ठीक है हसन भाई। थैंक यू सो मच, आपने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया, बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट था ये, और आपकी जो जितनी भी आपने डिफ़िकल्टीज़ अपने एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो सारे शेयर किए, आपने आंसर्स बताए, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे, ऑब्वियसली सी बात है कि, और व्यूअर्स के लिए भी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो नहीं, डेफिनेटली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों को कवर करें जो हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद हो और जो उनको सीखने को मिले हमारे वीडियो से। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।